मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इसमुरा रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने अध्याय का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। आज का अपना विषय है महात्मा गांधी का आरंभिक जीवन और गांधी जी के तरीके और विचार। अर्थात हम इस व्याख्यान में गांधी जी के आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के अफ्रीका में निवास के दौरान जो क्रियाकलाप रहे, जो उन्होंने तौर तरीके सीखे और जिन तौर तरीके और विचारों का भारतीय राजनीति में उन्होंने प्रयोग किया, उन तौर तरीकों को, उन विचारों को भी इस व्याख्यान में हम जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित पोरबंदर नामक स्थान पर 1869 ईस्वी में हुआ। उनके पिता राजकोट रियासत के दीवान थे, अर्थात राजकोट रियासत के आर्थिक मामलों के सबसे बड़े अधिकारी थे। 1888 ईस्वी में कानून की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में पढ़े। ये कुछ चित्र हम आरंभिक जीवन के गांधी जी के देख रहे हैं। इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करके उन्होंने वापस राजकोट आकर राजकोट कोर्ट में अपनी वकालत शुरू कर दी। तो इस तरह हम देखते हैं विद्यार्थियों, गांधी जी के ये चित्र, इसमें एक कितनी अच्छी कुर्सी पर गांधी जी बैठे हुए हैं। दूसरा, ये चित्र भी उनके वकालत के समय का ही है। इस चित्र में वो गुजराती वेशभूषा में है और इस चित्र में वो एक सेठ की वेशभूषा में है। तो गांधी जी एक धनी परिवार से संबंध रखते थे और धनी और संभ्रांत परिवार से संबंध रखने के कारण ही वो इंग्लैंड तक जा पाए पढ़ाई करने और कानून में डिग्री लेकर के वापस आए। ये विद्यार्थियों, गांधी जी का जन्म स्थान देख रहे हैं हम। इस शानदार हवेली में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी इंग्लैंड से वापस आकर के राजकोट कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे थे। उसी दौरान गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने अपना कानूनी प्रतिनिधि बनाकर 1893 ईस्वी में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका भेजा। वहां पर गांधी जी को जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ उन्होंने देखा कि अंग्रेज भारतीयों के साथ और वहाँ के लोगों के साथ भी नस्ली भेदभाव करते हैं, रंग का भेदभाव करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। इसलिए गांधी जी वहाँ लंबे समय तक रुके, अर्थात 22 साल के लगभग गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रुक गए। वहाँ रुक करके गांधी जी ने भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में संघर्ष किया। वहाँ उन्होंने देखा कि भारतीयों की बड़ी दुर्दशा है, बड़ी ही असम्मानजनक स्थिति में वो रहते हैं। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए उन्होंने वहाँ अनेक आंदोलन चलाए। दक्षिणी अफ्रीका पहुँच कर के गांधी जी ने वहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। वो अटॉर्नी बने। ये चित्र हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है M.K. गांधी अटॉर्नी। कुछ भारतीय इनके साथ खड़े हैं। साथ में ही एक चित्र और है विद्यार्थियों। वहाँ गांधी जी ने वहाँ के लोगों की, दीन दुखियों की भी सेवा की। वहाँ जुल्लू और बोवर जातियों के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध होता रहता था। तो उस युद्ध में उन जनजातियों को बड़ा आघात पहुंचता था, चोट पहुंचती थी, घायल हो जाते थे। तो वहाँ की ब्रिटिश एम्बुलेंस में उन्होंने काम किया और वहाँ के लोगों की बड़ी सेवा वहाँ की।
और गांधी जी को वहाँ की सेवाओं के बदले में जुलू वार मेडल और बोअर वार मेडल भी मिले थे, जो अंग्रेजों द्वारा उन्हें दिए गए थे। गांधी जी ने वहाँ जाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू की और एक दिन वो भारतीय वेशभूषा में पगड़ी लगा करके डरबन कोर्ट में पहुँच गए। जज ने उन्हें वहाँ पगड़ी उतारने का आदेश दिया, जिसे गांधी जी ने अपना अपमान समझा और गांधी जी बड़े घायल हुए इस तरह के व्यवहार को देख करके, और उन्होंने कुछ करने की ठानी। उन्होंने अपने कुछ भारतीय साथियों के साथ मिलकर के वहाँ नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इस संगठन के माध्यम से वो अपने आंदोलन चलाने लगे। अफ्रीका में अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए, अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करने के लिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र भी चलाया। इस पत्र के माध्यम से वो वहाँ के अत्याचारों के बारे में, वहाँ के लेबर के बारे में आवाज़ उठाते रहते थे और वहाँ उन्होंने और भी अनेक कार्य किए। उन्होंने वहाँ पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन की स्थापना भी 1906 में की। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है निष्क्रिय रह करके विरोध करना। देखो ये चित्र में हम देख रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं गांधी जी और उनके सहयोगी अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ अफ्रीका में। पीछे बैनर पर लिखा है वी ऑनर देम, यानी कि हम उनका भी सम्मान करते हैं, अर्थात अपने विरोधियों का, अपने ऊपर अत्याचार करने वालों का भी सम्मान करते हुए वो धरने पर बैठे। इस तरह से निष्क्रिय रह करके सरकारी नीतियों का विरोध करना उन्होंने वहाँ सीखा, प्रैक्टिकल करके देखा, उसके प्रभाव को जाना। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन की स्थापना करके संघर्ष चलाना आरंभ किया। ये कुछ और तस्वीरें हम देख रहे हैं गांधी जी के वहाँ के आंदोलन की। ये हम देख रहे हैं चित्र में कि वो किस तरह से एक जुलूस निकाल रहे हैं, प्रोसेशन निकाल रहे हैं, अच्छी भीड़ है। दूसरे चित्र में वो एक धरने पर बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक अपने साथियों के साथ, और इस तरह वो पैसिव विरोध का प्रयोग करना सीख रहे थे, अहिंसक तरीकों का प्रयोग करना सीख रहे थे। अहिंसा में और सत्याग्रह में क्या ताकत होती है ये यहाँ पर व्यवहारिक रूप से जान रहे थे। ये चित्र हम देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये चित्र गांधी जी का है। जब गांधी जी एक दिन डरबन से प्रिटोरियो रेल यात्रा कर रहे थे तो उस समय वो अंग्रेज़ों के बैठने वाले डब्बे में बैठ गए। तो वहाँ टीटी ने ऐतराज़ किया और उनको पीटर मार्जीबर्ग नामक स्टेशन पर नीचे फेंक दिया गया। आप चित्र में देख रहे हैं वो किस तरह प्लेटफार्म पर बैठे हुए हैं, साथ में ही उनका सूटकेस गिरा हुआ है, और इस तरह गांधी जी को वहाँ रेल से उतारकर, धक्का मारकर नीचे उतार करके उनका अपमान किया गया। तो इस तरह के अपमान वो वहाँ सहते थे और देखते भी थे। तो विद्यार्थियों ने देखा दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी ने किस तरह से संघर्ष किया। वह नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार चलाया और पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन की स्थापना की, और इस तरह के बैनर्स तले उन्होंने अहिंसात्मक रूप से सत्याग्रह वहाँ चलाया। और इस तरह के सत्याग्रहों से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और अनेकों बार वहाँ की सरकार ने मजबूर होकर के गांधी जी से बात करनी पड़ी। सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा।
तथा दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों पर से अनेक प्रतिबंध समाप्त कराने में वो सफल रहे। तो इन सफलताओं से उन्होंने कुछ तौर तरीके सीखे, कुछ विचार अपने बनाए, कुछ हथियार जो अहिंसक थे उनका प्रयोग करना उन्होंने वहाँ सीखा, और दक्षिणी अफ्रीका के संघर्ष से अनेक प्रकार के सबक लेकर के वो भारत लौटे। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में क्या सबक लिया, पहला देखते हैं। अहिंसात्मक सत्याग्रह की विशिष्ट तकनीकी का इस्तेमाल किया, यानी कि अहिंसात्मक रूप से सत्य के लिए आग्रह करने का प्रयोग उन्होंने वहाँ किया। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास उन्होंने वहाँ पर किया और उसमें काफ़ी वो सफल रहे, इसलिए भारत में भी वो इसका प्रयोग करने जा रहे थे। उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी उन्होंने कि भाई उच्च जाति के लोगों को निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना ही महिलाओं के साथ भेदभाव करना चाहिए। ये प्रयोग उन्होंने वहीं पर सीखा। एक अन्य एक्सपीरियंस उन्होंने लिया, वो क्या था कि गरीबों में बलिदान व कठिनाई सहन करने की शक्ति सबसे अधिक होती है, यानी कि गरीब आदमी बलिदान देने को तैयार रहता है, सच्चाई के लिए वो खड़ा हो जाता है और कठिनाई सहन करने की उसमें शक्ति अधिक होती है। ये व्यवहारिक रूप से उन्होंने अफ्रीका में जाना। एक बात उन्होंने और अफ्रीका में जानी कि कोई भी जब आंदोलन चलता है तो उन आंदोलनों में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी लगता है कि हम हार रहे हैं, हम गलत फंस गए हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ विचार करने लगते हैं। और कई बार लगता है कि हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो कहते हैं कि ऐसे उतार चढ़ाव से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें अपने निर्णय पर अडिग रह करके और सावधानी से उस पर व्यवहारिक रूप से काम करना चाहिए। और इस तरह करते करते हमें सख्त फैसले भी लेने पड़ते हैं, वो सख्त फैसले भी हमें लेने चाहिए। इस तरह से गांधी जी ने अनेक व्यवहारिक प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किए, उन पर वो बहुत अधिक सफल भी रहे। उन्हीं प्रयोगों को भारतीय राजनीति में वो करने जा रहे थे। तो विद्यार्थियों, अब पढ़ते हैं गांधी जी का तरीका और विचार। अभी हमने देखा कि किस तरह से अफ्रीका के आंदोलनों से उन्होंने सबक सीखे और उनका प्रयोग भारत में किया। वो तरीके, वो विचार क्या थे जिनका प्रयोग उन्होंने भारत में किया, देखते हैं एक एक बार, बारी बारी से इनको देखते हैं। वो तरीके, वो विचार क्या थे। पहला वो तरीका या विचार था सत्याग्रह। सत्याग्रह गांधी जी के राजनीतिक विचारों और उनके दर्शन का केंद्र बिंदु सत्याग्रह है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य पर दृढ़तापूर्वक अड़े रहना। यह विरोध करने का अहिंसात्मक मार्ग था। गांधी जी के अनुसार सत्य पर अटल रहना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह असत्य को सत्य से और हिंसा को अहिंसा से जीतने का नैतिक शस्त्र है। जन आंदोलन के लिए इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे हड़ताल, प्रार्थना सभा, उपवास धरना, असहयोग, कानून की अवज्ञा, पद यात्रा, अनेक तरीके हो सकते हैं। यानी कि सत्याग्रह है वो प्रार्थना सभाएं करके भी सत्याग्रह किया जा सकता है। देखो, ये गांधी जी चित्र में भजन गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। देखो ये बजाने का यंत्र। ऐसे ही सरकार का असहयोग करेंगे, किसी काम में उनकी सहायता नहीं करेंगे, कानून की अवज्ञा करेंगे, सरकारी कानूनों को नहीं मानेंगे,
परंतु हिंसा भी नहीं करेंगे, यह जरूरी था। इसी तरह सत्याग्रह का एक तरीका पद यात्रा भी थी। गांधी जी पद यात्राएं करते थे। पद यात्रा करने से एक फायदा यह भी था कि उनके जो आंदोलन थे वो जन आंदोलन बन जाते थे, जनता उनके साथ जुड़ती थी। गांव गांव के लोग उनके साथ कुछ दूरी के लिए जरूर जुड़ते थे, कुछ किलोमीटरों तक उसके साथ चलते थे, फिर अगले गांव वाले जुड़ जाते थे। इस तरह से वो लंबी लंबी पदयात्राएं करते थे। पदयात्राएं करने से उनका आंदोलन जन जन तक पहुंचा, आम अनपढ़ गरीब बेसहारा लोगों तक भी पहुंचा, मजदूरों तक और किसानों तक भी पहुंचा। इस तरह से पदयात्राएं करने से जो उनका सत्याग्रह का शस्त्र था वो आम जन तक पहुंचा। हड़ताल करना यह भी सत्याग्रह का उनका एक बड़ा हथियार था। सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ कुछ मांगे मनवाने के लिए अनेकों बार उन्होंने हड़तालों का भी आयोजन किया और उनमें इकट्ठे होकर के लोग बैठते थे। किसानों की मांग हुई तो किसानों ने हड़तालें की, मजदूरों की मांग रखी गई तो मजदूरों के साथ हड़ताल पर बैठे और उनकी मांगें मनवाते थे अहिंसक तरीके से। तो हड़ताल भी एक सत्याग्रह का अहिंसक तरीका है। सत्याग्रह का एक तरीका और भी था उनके पास, उपवास व धरना। अर्थात खाना पीना छोड़ देते थे, उपवास पर बैठ जाते थे सरकार से अपनी मांगों का दबाव बनाने के लिए। धरना देकर के उपवास करते थे और उनके साथी सहयोगी नेता भी उनके साथ आ बैठते थे और कई कई दिन तक उनका उपवास चलता था। सरकार आखिर में झुकती थी और उनकी बातों को सुनना पड़ता था। तो उपवास और धरना यह भी उनका सत्याग्रह का एक हथियार था। तो इस तरह हमने देखे सत्याग्रह में उन्होंने हड़ताल करना, प्रार्थना सभाएं करना, उपवास, धरना, असहयोग करना सरकार को, कानूनों की अवज्ञा करना, इस तरह से पद यात्राएं निकालना, ये उनके सत्याग्रह के हथियार थे, अहिंसक हथियार थे। दूसरा उनका तरीका और विचार था अहिंसा। सत्याग्रह दो प्रमुख सिद्धांतों पर टिका था, सत्य और अहिंसा। इसलिए गांधी जी ने संघर्ष में सत्य के साथ साथ अहिंसा और अहिंसात्मक तरीकों पर बल दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि सशस्त्र हमले का भी सत्याग्रह द्वारा विरोध किया जा सकता है। अहिंसा की अद्भुत शक्ति में उनका पूरा विश्वास था। वे अहिंसा को वीरता, दृढ़ता और निडरता का प्रतीक मानते थे, कमजोरी का प्रतीक नहीं मानते थे कि अहिंसा है वो कमजोरों का शस्त्र है। अहिंसा वीर और बहादुर लोगों का शस्त्र वो मानते थे। गांधी जी का अगला तरीका और विचार था लोक शक्ति में विश्वास। गांधी जी की जन शक्ति में अटूट श्रद्धा थी। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बन गया। वस्तुतः दक्षिणी अफ्रीका में संघर्ष ने गांधी जी को जनशक्ति में विश्वास करना सिखाया। उन्हें वहां पर गरीब मजदूरों का नेतृत्व करने का मौका मिला। वे उन लोगों की बलिदान करने की क्षमता व साहस को देखकर अचंभित हुए। दक्षिणी अफ्रीका के संघर्ष के संदर्भ में उन्होंने लिखा कि वे श्रद्धा से कार्य करते थे तथा उसके बदले में कभी भी वह कोई भी इनाम पाने की अपेक्षा नहीं करते थे। उन मजदूरों ने, उन गरीब लोगों ने ही मुझे प्रेरणा दी। उन्होंने अपने बलिदान, श्रद्धा, महान ईश्वर में गहरी आस्था से वह करने योग्य बनाया जो मैं कर सका। गांधी जी का विश्वास था कि अफ्रीका जैसा आंदोलन जनता की शक्ति के सहारे
भारत में भी आयोजित किए जा सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। यह अति महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने गरीब और अनपढ़ लोगों को सत्याग्रह और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। इन लोक शक्ति में विश्वास करते हुए, इस गरीब आदमी, आम आदमी की शक्ति में विश्वास करते हुए उन्होंने एक विशाल आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ भारत में चलाया। गांधी जी का एक प्रमुख तरीका या प्रमुख विचार यह भी था कि वे साधन व साध्य की श्रेष्ठता में विश्वास करते। गांधी जी कहते थे कि आपका लक्ष्य भी उत्तम होना चाहिए तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन भी श्रेष्ठ होने चाहिए। जैसे विद्यार्थियों, आपका लक्ष्य है 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, परंतु अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, यानी कि अच्छे अंक प्राप्त करना आपका साध्य हो गया, साध्य कहते हैं लक्ष्य को, परंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए आप अच्छे साधनों का प्रयोग करेंगे, पुस्तकें पढ़ना, मेहनत करना, इससे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे या नकल करके प्राप्त करेंगे। यदि आप नकल करके अंक प्राप्त करेंगे तो आपका साधन उचित नहीं है। इसलिए अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, अच्छी पुस्तकें पढ़नी होंगी, तो वो आपका अच्छा साधन हुआ और आपका साध्य हुआ अच्छे अंक प्राप्त करना। ऐसे ही गांधी जी कहते थे, देश में स्वराज्य की स्थापना ही उनका साध्य है, अर्थात लक्ष्य है, और इस पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति को वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर प्राप्त करना चाहते हैं। उनके तरीकों में असत्य, हिंसा या छल कपट का कोई स्थान नहीं था। इस तरह से विद्यार्थियों, गांधी जी के ये 4 प्रमुख विचार हमने पढ़े। एक बार दोहराता हूं, सत्याग्रह, अहिंसा, लोक शक्ति में विश्वास, साधन और साध्य की श्रेष्ठता में विश्वास, इन 4 सिद्धांतों पर वो भारतीय राजनीति में आए और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान की। अब विद्यार्थियों पढ़ते हैं गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश। विद्यार्थियों, हमने अभी पढ़ा पीछे कि 2 दशक तक वो अफ्रीका में रहे। 1893 में वो अफ्रीका गए थे और जनवरी 1915 में वो भारत लौटे। और जब यहाँ पर लौटे तो उनका वेशभूषा, उनका तौर तरीका, उनके विचार, उनका खान पान, सब कुछ बदला हुआ था। इतिहासकार चंद्रन देवेंसन ने कहा, दक्षिणी अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया। ये हम चित्र देख रहे हैं विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी बा के साथ खड़े हैं। ये देखिए, इस घेरे में महात्मा गांधी जी का स्वागत करने के लिए बग्गी लाई गई थी और बग्गी में बैठा करके उनके निवास स्थान तक ले जाया गया था और जनता इकट्ठी हुई थी उनके स्वागत के लिए। तो उस समय का ये चित्र आप देख रहे हैं। गांधी जी 1915 में जब भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था। यद्यपि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस का निर्माण होने के बाद अनेक नेता खड़े हो गए थे और अनेक दल भी खड़े हो गए थे। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाओं से जुड़ गए थे। 1905 से 1907 तक के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्ग
के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय। ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। यानी कि बंगाल में, महाराष्ट्र में और पंजाब में बहुत अंतर था। तीनों नेता अलग अलग प्रांतों से थे। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, यानी कि ये तीनों नेता गरम दल के नेता थे, और गरम दल के नेता लड़ाकू विरोध करना, यानी कि संघर्ष करना, लड़ना अंग्रेजों के खिलाफ, हथियार उठाने को तैयार रहना अंग्रेजों के खिलाफ, इन बातों का समर्थन करते थे। इसलिए ये तीनों नेता गरम दल के नेता माने जाते थे। इनको लाल बाल पाल के नाम से इकट्ठा जाना जाता है। वहीं उदारवादियों का एक समूह था, जो एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। यानी कि सशस्त्र हथियार उठा करके संघर्ष नहीं करना, उदारवाद से, अहिंसक रूप से प्रार्थना पत्र भेज करके इस तरह के हिमायती थे, उनको उदारवादी कहा जाता था। इन उदारवादियों में उस समय गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। ये आप चित्र में गोपाल कृष्ण गोखले को देख रहे हो विद्यार्थियों, लाल घेरे में, साथ में गांधी जी बैठे हुए हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले से उन्होंने उदारवाद का राजनीतिक विचार लिया, और अफ्रीका से जो प्रयोग करके आ रहे थे, जो 4 प्रयोग हमने अभी पढ़े गांधी जी के विचारों के, उनके साथ उदारवाद को जोड़ करके, और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में गोखले को गुरु मानते हुए अपना पदार्पण किया। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और इसके लोगों को ठीक प्रकार से जान सकें। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति, यानी कि पब्लिक में उपस्थिति, हम बनारस विश्वविद्यालय में देखते हैं। उससे पहले वो पूरे भारत में ट्रेन से कस्तूरबा के साथ पूरे भारत में घूमे, आमजन से मिले, और इस तरह से भारत को जान करके, और जो सार्वजनिक रूप से पहली बार जो उनकी सार्वजनिक उपस्थिति थी, फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया था। यानी कि उन राजाओं को, उन मानव प्रेमियों को भी बुलाया गया था, जिन्होंने निर्माण में अपना सहयोग दिया था। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित हुए थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी उस समय अपेक्षाकृत अज्ञात थे उन लोगों में। उन्हें वहां भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। इस तरह से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति मानी जाती है। विद्यार्थियों, ये चित्र गांधी जी का फरवरी 1916 में बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण देते हुए है। जब गांधी जी के बोलने की बारी आई, तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु
उन्होंने वहां धनी व सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। यानी कि उस उद्घाटन समारोह में गरीब लोग नजर नहीं आ रहे थे, सभी धनी लोग आए थे। इस पर उन्होंने अपनी चिंता प्रकट की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। यानी कि उनका शोषण होता रहेगा तब तक कोई लाभ नहीं है। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। न तो वकील, न डॉक्टर, न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि किसानों के माध्यम से ही हमें मुक्ति मिल सकती है और वो ही उस मुक्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। अर्थात पहली बार भारतीयों ने अपने स्वयं के पैसे से, बिना अंग्रेजों की सहायता से, आम जन के पैसों से, गरीब लोगों के पैसों से, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सिर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्य हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वह श्रोताओं में अनुपस्थित थे। यानी कि गांधी जी को वहां किसान और मजदूर नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए गांधी जी आहत हो रहे थे। तो ये गांधी जी का एक तरह से आम जन से संपर्क और लगाव का विचार उभरकर पहली सभा में उनका सामने आया। तो विद्यार्थियों, बनारस विश्वविद्यालय में गांधी जी के भाषण में भारतीय राष्ट्रवाद की एक नई व्याख्या निकल कर सामने आती है, एक नया रूप उभर करके सामने आता है। एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था। अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। अब तक जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रीय आंदोलन जो नेता थे वो ही दिखाई देते थे, आम जन की उसमें भागीदारी नहीं दिखाई देती थी। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह भाषण उनकी मंशा भी जाहिर कर रहा था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा अर्थात आम जन को उससे जोड़ा जाएगा, उनको राष्ट्रीय आंदोलन में लिया जाएगा, इसी से ही राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत बनेगा। आम जन जब प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होगा तभी राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। ऐसा उन्होंने इस भाषण में कहा। उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर भी मिला। दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में बिहार में एक जगह है चंपारण, वहां से एक किसान भी आया था और उस किसान ने चंपारण के किसानों की बदतर स्थिति का वर्णन गांधी जी के सामने किया कि उनके साथ कैसा अत्याचार किया जाता है,
नील उगाने के लिए कैसे उनको मजबूर किया जाता है, और इस तरह से गांधी जी पहली बार किसी आंदोलन में उतरे, वो चंपारण के नील उत्पादक किसानों के साथ उतरे। तो इस तरह से गांधी जी के विचारों को हमने अपने इस व्याख्यान में सुना, गांधी जी के विचारों को जाना कि किस विचारों के साथ कैसे अफ्रीका में उन्होंने अपने विचार पल्लवित और पुष्पित किए, और जब वो फलान्वित होने लगे तो उस विचार का, उन अनुभवों का भारतीय राजनीति में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रयोग किया और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत उन्होंने किया। इसी के साथ हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। कुछ अभ्यास के प्रश्न इस व्याख्यान से संबंधित विद्यार्थियों अपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। महात्मा गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका के संघर्ष से क्या सबक सीखा? दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी जी के तरीके और विचारों का वर्णन करो। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।